नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। हाल के सालों में डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ा है, लेकिन आज हम आपको इसके जोखिम को कम करने का एक मूल मंत्र बताने जा रहे हैं। वो मूल मंत्र है रोजाना 6 किलोमीटर की रफ्तार से 4 किलोमीटर की वॉकिंग। इसको ठीक से समझिए, आपकी रफ्तार होनी चाहिए 6 किलोमीटर वाली और उसमें आप 4 किलोमीटर वॉक करें। मतलब हम आपको दौड़ने नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप 6 किलोमीटर की रफ्तार से 4 किलोमीटर वॉक करेंगे तो वो ब्रिस्क वॉक की श्रेणी में आएगा और इससे आपको बड़ा फायदा होगा। इससे डायबिटीज़ का खतरा 39% कम हो जाता है। ये रिसर्च में सामने आया है। दुनिया भर में वॉकिंग को लेकर हुए तमाम स्टडी के बाद ये रिसर्च में सामने आया है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ब्रिस्क वॉक के क्या फ़ायदे हैं। क्या ब्रिस्क वॉक से केवल डायबिटीज़ ही काबू में आता है या ये हार्ट डिजीज़ और बीपी के लिए भी फ़ायदेमंद है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। डायबिटीज यानी एक साइलेंट किलर बीमारी। देश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के कगार पर खड़े हैं, यानी प्री डायबिटिक हैं। अकेले मुंबई में 20% एडल्ट आबादी शुगर की बीमारी से पीड़ित है। यानी खतरा तो बड़ा है, पर इसके जोखिम को कम करने का एक आसान उपाय भी है, और वो उपाय है वॉकिंग। जी हाँ, वॉकिंग। लेकिन ये वॉक थोड़ी रफ्तार वाली होनी चाहिए। यानी रोजाना अगर कोई 6 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक की रफ्तार से कम 4 किलोमीटर की वॉक करता है तो उसे डायबिटीज की चपेट में आने का खतरा 39% तक कम हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया भर में ब्रिस्क वॉक को लेकर हुई स्टडी के जो नतीजे निकले हैं उसके आधार पर शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला है। तो ये है ब्रिस्क वॉक का असल जादू। रिसर्चर्स ने 1999 से लेकर 2022 के बीच ब्रिस्क वॉक को लेकर की गई करीब 10 स्टडीज को जांचा परखा। रिसर्चर्स ने पाया कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रफ्तार से वॉक करने की तुलना में 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वॉक करने वालों में टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम 15% कम पाया गया। वहीं 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वॉक करने वालों में यह खतरा 24% कम पाया गया, जबकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से वॉक करने वालों में ये जोखिम 39% कम देखा गया। दरअसल शुगर का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जो ओवरवेट होते हैं, 45 साल के ऊपर होते हैं, जिनकी डायबिटीज को लेकर कोई फैमिली हिस्ट्री या जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 3 में से केवल 1 बच्चा पूरी तरह से एक्टिव रहता है। केवल 5% एडल्ट ही एक्सरसाइज के लिए समय देते हैं। ऐसे में हेल्दी लाइफ के लिए ब्रिस्क वॉक रामबाण साबित हो सकता है। डायबिटीज अपने आप में खतरनाक बीमारी है, साथ ही इसका सीधा कनेक्शन हार्ट डिजीज, आंखों की समस्या और किडनी की बीमारी से भी है। यानी शुगर लेवल कंट्रोल में है तो दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। ब्रिस्क वॉक से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे याददाश्त तेज होती है। ब्रिस्क वॉक से शरीर से पसीना निकलने लगता है और ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, यानी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं जमता। इससे हड्डियां और मसल्स मजबूत होते हैं। वहीं ब्रिस्क वॉक करने से धमनियां हेल्दी रहती हैं और इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ब्रिस्क वॉक तनाव को कम करने में भी बेहद मददगार साबित होता है। तो फिर देर किस बात की? अगर व्यस्त दिनचर्या में एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकल पा रहा है तो कम से कम 4 किलोमीटर की डेली ब्रिस्क वॉक यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक की रफ्तार से वॉक करने का समय जरूर निकालें, क्योंकि अच्छी सेहत का एक बड़ा राज है ब्रिस्क वॉक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ दीपक नटराजन हैं, डॉक्टर दीपक नटराजन, चेयरमैन है कार्डियोलॉजी पार्क हॉस्पिटल के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अशोक झिंगन हैं, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये चूँकि ये चर्चा आमतौर पे होती है कि वॉक किस तरह से किया जाए। कई बार लोगों में ये भ्रम होता है कि वॉक करने के नाम पे आपने वॉक कर लिया तो आपका काम पूरा हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्रिस्क वॉक क्यों ज़रूरी है और 6 किलोमीटर की रफ्तार से 4 किलोमीटर चलना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल अशोक झिंगन साहब होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ मामला है। आप जरा हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से अगर कोई
6 किलोमीटर की रफ्तार से 4 किलोमीटर वॉक करता है तो क्या वाकई डायबिटीज़ का खतरा खत्म हो जाता है या कम हो जाता है? आपने संजय जी बहुत ही अच्छा विषय आज का चुना। पहले तो मैं आपको उसके लिए और आपकी चैनल को मुबारक देता हूं, क्योंकि ये जनहित के लिए है और लोगों में आज बहुत सारी जो उनके अंदर भ्रांतियां होती हैं कि कितना वॉक करें, किस समय वॉक करें और उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आज चर्चा उनको जो होगी उससे फ़ायदा होगा। देखिए, ये बात सही है कि डायबिटीज़ की कैपिटल है हमारी जो कंट्री है इस समय, और जितने लोग डायबिटीज़ के हैं उससे ज़्यादा ही उतने ही लगभग लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और ये एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रेसिपिटेट हो जाती है, जिनमें हमारा लिविंग है, रहन सहन है, खान पान है, स्ट्रेस है, और इन सब की वजह से जो है ओबेसिटी या जो मोटापा बढ़ता है। मेन चीज़ ये मानी गई है कि जब जब आपका मोटापा बढ़ता है तो जो फैट सेल्स हैं वो आपके लिवर और पैंक्रियाज के अराउंड बहुत सारी जमा हो जाती हैं और जिससे इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो जब आप व्यायाम करते हैं, और ख़ास करके जैसा ये जो स्टडी की गई, ये 5,08,000 कुछ लोगों में की गई थी और 11 साल तक स्टडी की गई, जब उन्होंने देखा कि जो 3 से 5 किलोमीटर चलते थे उनमें जो है उसका 19% बेनिफिट रहा, जो 5 से 6 किलोमीटर चलते थे उसमें जो है 24% रहा, और जो 6 किलोमीटर से ऊपर चल रहे थे स्पीड उनका जो है उनमें 39% रहा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और जब आपकी इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, खास करके आपकी मसल्स में, आपके लिवर में, उससे क्या होता है कि ब्लड के जो लेवल्स होते हैं या शुगर के लेवल्स हैं वो कम होने चले जाते हैं। ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज करके अपना 7 to 10% अगर वेट कम कर लिया तो वो डायबिटीज़ को दोबारा रेमिशन में कर सकते हैं, या जिनको डायबिटीज़ होनी होती है उसको टाल सकते हैं, जिनको ऑलरेडी है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो आपने आज का जो विषय चुना कि एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी चीज़ है आप कभी भी कर सकते हैं, किस समय आपका इसका कोई पेमेंट भी नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, कब भी कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा कि डायबिटीज़ के वो मरीज़ जिनको आँखों पे असर है, जिनको गुर्दे की बीमारी है, जिनके पैरों में न्यूरोपैथी है, उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, बहुत ज़्यादा शुगर के लेवल्स ऊपर हो या नीचे हो तब भी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये सब चीज़ें अगर याद में रखेंगे तो उससे वो अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वेट को भी कम कर सकते हैं, शुगर को भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसको जरा क्लियर करें सर, जिंगन साहब इसको जरा क्लियर करें। आपने कहा कि जिनका बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई या लो है, या किसी को हार्ट की दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वो थोड़ी सावधानी क्या है? जी हाँ, अब देखिए आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि जब आपकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जब 250-300 से ज़्यादा होगी, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो है और जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, तो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं और इस स्थिति में शुगर के लेवल और बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 70 है, एक मिनट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, 250-300 है, तब वॉक नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? उस समय सावधानी करें, आप उसको थोड़ा दवाइयों से नीचे लाएं, उसके बाद जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपकी शुगर 300-400 है, उस समय अगर आप जाएंगे तो उसमें बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे और आपकी शुगर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जब भी करें, जब आपकी शुगर 200-250 के आसपास हो और नीचे वाली शुगर 100 के आसपास हो, तभी करिए। बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा हाई स्थिति में जब आप शुगर, अगर बहुत ज़्यादा ब्रिस्क एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये महत्वपूर्ण सुझाव है और ये दर्शकों को समझना चाहिए, और ये शो करने का हमारा मकसद यही है कि हम आपको पूरी तरह से अलर्ट करें, सावधान करें। अब जरा मनोज जी आप बताइए सर, आप तो हार्ट के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वॉक का दिल से क्या कनेक्शन है सर? अगर कोई अच्छी वॉक करता है, ब्रिस्क वॉक करता है, 6 किलोमीटर की रफ्तार से 4 किलोमीटर चलता है, तो हार्ट पर इसका क्या इम्पैक्ट? जी मृत्युंजय जी, सबसे पहली बात अभी डॉक्टर जिंगन ने जैसे बताया कि ये जो स्टडी आपने अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23 अक्टूबर को एक्सेप्ट हुई थी और आज हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, एक कहिए कि कितने देर वॉक करना है, इस पर तो बहुत सारी स्टडीज आई थी, और आपको पता होना चाहिए कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और सबसे सिंपल और
एक्सपेंसिव जो एक्सरसाइज है वो है सिंपल वॉक करना। तो वॉक के बेनिफिट जो थे, जैसे स्ट्रोक पे, हार्ट पे करीब करीब 40% रिडक्शन होता है, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन है अगर आप वॉक करते हैं। और जो हम लोग पहले बोलते थे कि आधे घंटे से 45 मिनट का आप अगर वॉक करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना 40% कम होती है, स्ट्रोक की संभावना 47% कम होती है। इसी तरह से जो आपने कहा कॉग्निटिव फंक्शन या जो ब्रेन का फंक्शन होता है, जो डिमेंशिया या भूलने की जो बीमारी होती है, वो भी इसी रफ्तार में करीब करीब 40% कम होती है जो एक्टिवली वॉक करते हैं। लेकिन ये स्टडी जो बताई कि इन्होंने कहा कि अगर आप फेयरली ब्रिस्क, मतलब आप 4.8 से 6.4 किलोमीटर पर आवर चलते हैं या ब्रिस्क वॉक करते हैं 6.4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक, तो आपका जो डायबिटीज़ रिडक्शन है वो 39% कम हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक मैसेज आया, क्योंकि ये पहली बार ये कहिए कि सिस्टमैटिक एनालिसिस हुई है। और जिस तरीके से एक कोहॉर्ट स्टडी 10 स्टडीज 2023 के 30 अगस्त तक की, मुझे लगता है कि इसमें 30 जून तक की स्टडीज इंक्लूड हुई, और इससे ये पता चला कि आपकी स्पीड ये पहला है और इसका बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए पब्लिक में इसका बड़ा इम्पैक्ट है कि आप चल तो रहे ही हैं, आधे घंटे से 45 मिनट वॉक कीजिए, साथ में आप तेज़ रफ्तार से वॉक कीजिए ताकि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो। इसमें देखिए जो है वॉक से आपका वेट रिडक्शन होता है, बट 25% जो रिडक्शन हुआ डायबिटीज़ का वो हुआ वेट की वजह से, बट 75% अदर मैकेनिज्म से भी आपकी डायबिटीज़ कम हुई। और डायबिटीज़ तो देखिए माइक्रोवैस्कुलर छोटे नसों पे और बड़े नसों पे बहुत बड़ा प्रभाव करता है। और डायबिटीज़ देखिए मैं कई बार बोलता हूँ कि ये शुगर की बीमारी नहीं है, ये ब्लड वेसल्स की बीमारी है। पूरी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, उनकी लाइनिंग डैमेज हो जाती है, कैपिलरीज डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हार्ट का जो देखिए डायबिटीज़ जो है इस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, और इसमें 4 से 6 गुना ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है डायबिटिक्स में। खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए या हार्ट डिजीज़ के लिए, ब्लॉकेज के लिए। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो दिल की धमनियों पे जो चर्बी जमती है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और फटने का डर, देखिए डायबिटीज़ में जो होते हैं, जो प्लाक्स जो होते हैं या जो थक्के जो जमे होते हैं फैट के, बसा का जो जमाव होता है वो बड़ा अनस्टेबल होता है, उसके ब्रेक होके ब्लड से मिक्स होके क्लॉट बनने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए डायबिटीज़ में एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, जिसको हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि डायबिटीज़ प्रिवेंट करके हम बहुत बड़ा हिस्सा हार्ट का जो हार्ट डिजीज़ का है उसको कम कर सकते हैं। राइट सर। और ये बड़ी ही आई ओपनिंग स्टडी है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि एक डायबिटीज़ को अगर आप रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप कितनी सारी बीमारियों को हरा सकते हैं। ये मनोज जी ने बहुत डिटेल में आपको बताया। और अब डॉक्टर दीपक नटराजन जी, आप जरा बताइए सर, हम वॉक की बात कर रहे हैं, अब जरा मैं चाहता हूं कि टू द पॉइंट हमारे व्यूअर को कुछ इन्फॉर्मेशन और मिले। क्या रोज़ वॉक करना ज़रूरी है? क्या रोज़ 45 मिनट का वॉक करना ही ज़रूरी है? इसको लेकर क्या फार्मूला होना चाहिए सर? देखिएगा, पहली बात तो हम ये तय करें कि इस स्टडी में ताकत क्या है और कमज़ोरियाँ क्या है। ये स्टडी जिसका जिक्र हो रहा है, ये हाल ही में छपी है ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और ये स्टडी ईरान से है। इसमें स्टैटिस्टिक्स तो इंपीरियल कॉलेज लंदन ने किया है, और इस स्टडी की जो ताकत है वो ये है कि इन लोगों ने मेजर किया है कि किस रफ्तार में आप चलें और उसका क्या असर होगा। अगर आप तेज़ चलेंगे तो फिर डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा बाय 39%, 39% कम हो जाएगा। अगर आप स्ट्रोल करेंगे या टहलेंगे सिर्फ, तो फिर भी डायबिटीज़ के चांसेस कम होंगे, मगर इतने ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 10-15% कम होंगे। मगर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम लोगों को पिछले 20-25 साल से मालूम है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़ी स्टडीज़ आई हैं जिनमें बहुत ताकत थी, इनमें बहुत स्ट्रेंथ्स थे। वो थे जो हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। तो सबसे बड़ी स्टडी तो पोट्सडैम है, बड़ी फेमस स्टडी है, बड़ी मशहूर स्टडी है। ये छपी थी 2009 में जामा में। इसकी खासियत ये थी कि लोगों ने 25,000 लोग लिए थे, और ये देखा था कि अगर ये 25,000 जो लोग इनमें ये 4 चीज़ें करें, सिगरेट ना पिएं, खाना पौष्टिक खाएं, एक्सरसाइज करें और वज़न कम करें। एक्सरसाइज ये था कि आप हफ्ते में आधा घंटा भी कर लें विगरस एक्सरसाइज, ताकि आप कस के चलें, वही काफ़ी है। या आप जो है ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करें, जैसे आप जॉगिंग करें तो सिर्फ 3 दिन भी करें हफ्ते में,
तब भी, अब ये बड़ा ज़रूरी है, इन लोगों ने 25,000 लोग लिए थे, इनका फॉलोअप ऑलमोस्ट 10 साल 11 साल था, और इन्होंने ये दिखाया कि हार्ट डिजीज़ 75 से 80% कम हो गई, डायबिटीज़ भी 75% कम हो गई, और यहाँ तक दिखाया कि स्ट्रोक, लकवे भी 50% कम हो गए, और कैंसर भी तकरीबन 35% कम हो गया। तो ये था पोट्सडैम ट्रायल। और पोट्सडैम ट्रायल बेस्ड था पहले विमेंस इनिशिएटिव ट्रायल जो छपा था 2001 में न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में, उसमें 85,000 नर्सेज ली गई थी, वो भी एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, उनको शायद 14 साल फॉलोअप किया था, और ये देखा गया था अगर ये लेडीज़, अगर ये नर्सेज ये 3-4 चीज़ें करें, सिगरेट ना पिएं, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें और खाना पौष्टिक खाएं और वज़न कम करें, तो फिर अगेन हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज़ कम हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली। उसके बाद एक और स्टडी आई थी, बड़ी स्टडी थी, इसको कहते थे प्रोफेशनल स्टडी। इसमें तकरीबन 40-45 हज़ार मेल्स, मतलब मर्द लिए गए थे, उनको भी 10-12 साल फॉलोअप किया गया था। और इस स्टडी ने भी यही दिखाया था कि अगर आप ये बेसिक चीज़ें करें, आप सिगरेट ना पिएं, आप वज़न को कंट्रोल में रखें, आप पौष्टिक खाना खाएं और आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब कितना करना है, अगर आप आधा घंटा भी चल लें या जॉगिंग करें, इसमें जो बात उभर के आती है वो ये है कि स्ट्रोलिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आप सुबह उठते हैं और आपके यार दोस्त मिलते हैं और आप गपशप करते हैं और टहलते हैं, आप 1 घंटा टहलें या 2 घंटा टहलें, उससे इतना असर नहीं आता है। आपको कस के चलना होगा, बेशक आप सिर्फ 20 मिनट चलें, अगर आप जॉगिंग भी करें 15 मिनट या 20 मिनट, आपको उसका असर मिलेगा। और इस जो ईरानियन स्टडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी एक खासियत ये है कि इन लोगों ने ये बताया है कि इट डज नॉट मैटर, दे कुड नॉट फाइंड ए कोरिलेशन विद द क्वांटम ऑफ वॉकिंग। अच्छा, इन्होंने कोई कोरिलेशन डिस्टेंस से नहीं दिखाया, इन लोगों ने सिर्फ स्पीड से दिखाया है। मगर अब ये कमजोरी ये आती है कि उन्होंने स्पीड कैसे मेजर किया, क्वांटम कैसे होना चाहिए, आ जाती है ना, स्पीड कैसे मेजर किया। दीपक जी, क्वांटम मतलब ठीक है, देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सुनने के बाद दर्शक अपना प्लान बना लें कि वॉक कैसे करना है। ठीक है, एक ब्रिस्क वॉक करना है, मतलब तेज चलना है, ये बात आप समझ लें। जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो ये आप समझ लें कि आप अगर ये कह के आते हैं कि मैंने वॉक किया है, मैं गया था, टहलने गया था और 2 घंटे टहल के आया, तो उसको टहलना नहीं माना जाएगा जब तक आप तेज नहीं चलेंगे। आपका तेज चलना बहुत ज़रूरी है, एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात बिल्कुल 30 सेकंड में आप जरा बताइए डॉक्टर दीपक कि हफ्ते में कितने दिन, कितने मिनट? जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी जॉगिंग कर लें आधे घंटे, वो भी काफ़ी है। अगर आप हफ्ते में 6 दिन भी आधा घंटा ब्रिस्क वॉक कर लें, सिर्फ आधा घंटा, वो भी काफ़ी है। अगर आप युवा हैं और आपके पास अंडरलाइंग हार्ट डिजीज नहीं है, तो हम लोग जो कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप सिर्फ 20 सेकंड, सिर्फ 15 से 20 सेकंड आप तेज़ दौड़ जाएं और फिर 10-15 सेकंड का गैप लें, फिर 15-20 सेकंड तेज़ दौड़ जाएं, फिर 10-15 सेकंड का गैप लें, फिर 15-20 सेकंड तेज़ दौड़ जाएं। अगर ये सिर्फ आप 4 दफ़ा भी कर लें या 6 दफ़ा भी कर लें और हफ्ते में 3 दफ़ा भी कर लें, तो ये बहुत आपको मदद देगा। इनफैक्ट ये जो ओलंपियंस होते हैं, जो स्टार एथलीट्स होते हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, वो भी ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग फॉलो करते हैं। ठीक है, राइट सर, ये बहुत मैं आऊँगा सर आपके पास। लेकिन डॉक्टर झिंगन, अब जरा मैं ये बताइए कि जब हम वॉक की बात कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक की बात कर रहे हैं, तो क्या ब्रिस्क वॉक से सिर्फ डायबिटीज़ का खतरा कम होता है, हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉक तो कर रहा हूँ, वेट कम नहीं हो रहा है। क्या ब्रिस्क वॉक करने से वेट कम होता है, क्या फैट कम होता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रिस्क वॉक करने से बॉडी के अंदर जो फैट है वो मोबिलाइज होता है, वो कम हो जाता है, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है कि ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होते हैं। नंबर तीसरा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। नंबर चौथा आपके हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 5 अगर बात की जाए तो बोन्स ठीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ये फील गुड जो फैक्टर आपको देता है, तो ये आपके सारे दिन को ठीक करता है, आपकी एंग्जाइटी को कम करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। तो इससे आपके जो है ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें भी कम होती हैं। और इसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने
रेगुलर एक्सरसाइज जैसे मतलब ब्रिस्क वॉक करके 7 to 10% अगर वेट कम कर लिया, पूरे वर्ल्ड में जो है डाटा है और उसके साइंटिफिक पूरा उसका सपोर्ट है। उन लोगों ने अपने डायबिटीज को तो रोक ही लिया, आगे बढ़ने से भी रोक दिया, बट उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे अपनी किडनी खराब होना और इन सबको भी बिल्कुल रोक लिया। मनोज जी, अब जरा एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि ब्रिस्क वॉक करने से क्या तोंद भी कम हो सकता है या उसके लिए जिम जाना पड़ेगा? जी देखिए, जो एब्डोमिनल फैट होता है, जिसको जो मोस्टली ओमेंटल फैट की वजह से होता है, बड़ा रेजिस्टेंट होता है। अगर आप वॉक करते हैं या किसी भी तरह का आप वेट रिडक्शन प्रोग्राम करते हैं, ये सबसे देर से जाने वाला होता है। तो देखिए, अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स को टोन अप करके भी आप अपना तोन अंदर कर सकते हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, जिसको ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होते हैं, जो डेंस एलडीएल होता है, जो एक कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल का, वो ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तोंद भी ओवरऑल जब वेट बढ़ता है तो तोंद भी बढ़ती है। टोन बढ़ने की मुख्य वजह मुझे लगता है कि आप जब फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं तो टोन निकलना, या बहुत देर तक अगर आपकी सिटिंग हैबिट होती है तब टोन निकलता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे वॉक करने से भी टोन कम होता है, बट इसके लिए डाइट रेगुलेशन, फैट का कंजम्पशन कम होना है, सैचुरेटेड फैट का, और दूसरा कुछ एब्डोमिनल एक्सरसाइज है जो आपके मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को टोन अप करें, वो ज़्यादा जरूरी है। दीपक जी, अब जरा ये बताइए सर कि वॉक कब करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये दिक्कत होती है, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके पास वक्त नहीं होता है। तो क्या सुबह की वॉक ही मतलब अच्छी मानी जाए, या अगर किसी के पास वक्त नहीं है तो वो शाम को भी कर सकते हैं? क्या डिनर के बाद करना चाहिए, पहले करना चाहिए? इसको लेकर क्या फॉर्मूला होना चाहिए सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको तय करना होगा कि भाई हम वॉक करेंगे। एक बार ही वो डिसीजन आपने ले लिया कि हम वॉक करेंगे, ठीक है, और वॉक हम कस के करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, तो वो और भी अच्छी बात है। अब ये तय करना कि कब करना है, आप कभी भी करिएगा। आप सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें। अब सर्दी आ ही रही है, जाड़ा आ ही रहा है, तो अब तो ठंडा मौसम होगा, आप दोपहर को भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं। ये तो है कि अगर आपके पास कोई अंडरलाइंग दिल की बीमारी है तो फिर वो बेहतर रहता है कि आप खाली पेट चलें, ये नहीं कि खाने के बाद चलें। ये मतलब बेसिक्स है, रूल्स होते हैं। आप कभी भी चलें, ऐसा नहीं है कि कोई एक खास वक्त है कि आप सुबह खाने के बाद तेज चलना ठीक है, शाम को चलें। डॉक्टर साहब, रात में खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद तेज चलना ठीक है या स्लो चलना चाहिए? मैंने कहा है नहीं, खाने के बाद तो चलना ही नहीं चाहिए ना, आपको खाने के पहले चलना चाहिए। पहले चलना चाहिए, खाने के बाद आप टहल जाएं, खाने के बाद नहीं तेज चलना चाहिए। अच्छा, खाने के पहले चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप 40-50 साल के हैं और आपके अंदर कोई डिजीज है, हार्ट की डिजीज, तो फिर वो प्रॉब्लम कर देगी। ब्लड सप्लाई जो है वो इरेटिक हो जाएगा। तो आपको इस समय जो है, आपको खाली पेट चलना वो बेहतर रहेगा। खाने के बाद नहीं आप तेज चल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण। आप कभी भी चलें, सुबह चलें, दोपहर को चलें, शाम को चलें, रात को चलें, मगर आप चलें। ये बहुत बढ़िया सर आपने बताया। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत छोटा छोटा सवाल आप लोगों से पूछा जाए ताकि ऑडियंस को अच्छी जानकारी मिले। एक सवाल दीपक जी मेरा आपसे और है कि आपने कहा खाने के बाद नहीं चलना चाहिए, तो क्या वॉक नहीं करना चाहिए, या कई बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि डिनर के बाद वो टहलने निकलते हैं, तो क्या वो भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल स्टॉप नहीं, वो वहाँ टहलना अलग चीज़ है। टहलना आप टहल सकते हैं, आप स्ट्रोल कर सकते हैं, वो ठीक है, वो तो चलेगा। तेज आप कस के एक्सरसाइज नहीं कर सकते खाने के बाद। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, मतलब डॉक्टर झिंगन ने पहले बता दिया, डॉक्टर मनोज ने भी बता दिया है, उस पर ही मैं दोबारा टच करूँगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं और चलते हैं तो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो बहुत अहम होते हैं और बहुत हमें मदद करते हैं, हमारे को बहुत मदद देते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, आपका जो प्लास्टिसिटी है, जो ब्लड वेसल्स की होती है, एंडोथेलियम डिसफंक्शन, वो कम होता है। और एक बहुत बड़ी चीज है, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन थ्रेशोल्ड, वो आपका बढ़ जाता है। राइट सर, वो कम नहीं होता है। राइट, तो यानी कि आपके रिजर्व्स बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है मनोज जी, 30 सेकंड में जी मनोज जी 30 सेकंड में सर, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है और उसको पता चल जाए तो क्या उसको बिल्कुल वॉक बंद कर देना चाहिए, या डॉक्टर की सलाह लेकर, डॉक्टर जो सलाह दे, जिस वॉक के लिए दे, वो करना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? मान लीजिए हार्ट की दिक्कत है लेकिन फैट भी बढ़ा हुआ है, वजन भी बढ़ा हुआ है, उनके लिए क्या उपाय?
देखिए, हार्ट की बीमारी है या आपको पहले स्टैंड पड़ा हुआ है या आपको बाईपास सर्जरी हुई है या आपका हार्ट की पंपिंग कम है, हर चीज़ को आप एक ग्रेडेड एक्सरसाइज के रूप में आप अपने डॉक्टर से सलाह करके देखिए। हम लोग इवन एंजियोप्लास्टी या सर्जरी के बाद एक ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल पे, उसकी एक एक्सरसाइज कैपेसिटी देख लेते हैं, उसी के अनुसार उनको एक्सरसाइज करना चाहिए और जितनी उनकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज की है जो WHO से 150 मिनट की आपको वीकली मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज लाने हो और वो इंडिविजुअलाइज्ड होगा, सेल्फ टेलर्ड होगा, तो डॉक्टर्स के राय से ही उनको वॉक करनी चाहिए और कितना देर और कितनी स्पीड से वॉक करनी चाहिए वो भी डॉक्टर ही जो उनके चिकित्सक होंगे वो बताएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज कुमार जी आपका, डॉक्टर दीपक नटराजन जी आपका और डॉक्टर अशोक झिंगन जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि ब्रिस्क वॉक हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है।